हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो निबंध है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो 2025 वाले स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और साथ ही साथ आपको निबंध लिखना कैसे है। मान लीजिए ये तीनों में से कोई आए या फिर कोई दूसरा भी निबंध आए तो आपको कैसे निबंध को लिखना होता है, कौन कौन सा हेडिंग डालना होता है, सब कुछ मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 नंबर आपका क्लियर कराऊंगा। जो निबंध है वो 12th हिंदी में 9 नंबर का आता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्लास 12 हिंदी 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, कैसे निबंध लिखते हैं जैसा मैं बताऊंगा। अगर ऐसा लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको 9 में 9 पूरे नंबर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से लिखकर चले आते हैं तो उनको नंबर कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जान लो मेरे भाई कि कौन कौन से निबंध हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है सबसे पहले उसके बारे में जानना तो होगा ही। जैसे मान लीजिए हमें 12th के बाद मान लीजिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर में क्या क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा हमें चूज करना है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी लेना होता है। वैसे अगर आपको निबंध पढ़ना है तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से निबंध हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, ठीक है, इस पर हम निबंध लिखना सीखेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, ये जो समस्या, इसके बारे में लिखना है, और समस्या एवं समाधान, ये निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, पर्यावरण प्रदूषण आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। आप लोग नोट करेंगे तो गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है, जिससे हमारे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसको कैसे रोकेंगे, ठीक है, समस्या और समाधान सब कुछ आपको लिखना होगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, देखो भैया विज्ञान जो साइंस है, ठीक है, जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है साइंस, ठीक है, ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये आपको लिखना है। देखो भैया हमारे लिए वरदान भी है, क्योंकि पहले लोग पैदल चलते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, अब क्या हुआ, उनके पास गाड़ियां हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, ठीक है, उससे वो चल रहे हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी तय की जा सकती है। अगर आपको पहले इंडिया से अमेरिका जाना था तो सालों लग जाते थे, अब तो फ्लाइट पे बैठे भैया अमेरिका पहुंच गए, ठीक है, 2-4-10 दिन में। तो ये वरदान है हमारे लिए, और अभिशाप भी है। पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट हो गई, करंट हो गया, जिसको छूकर बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। बस चलने लगी, जिसके नीचे कुचल जाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे लिए वरदान है और अभिशाप भी है, वही आपको लिखना है जो मैं बताऊंगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, देखो जनसंख्या, आखिर पर्यावरण प्रदूषण फैल क्यों रहा है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग पेड़ों को काटेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, तो ये सारी चीजें, लकड़ियां यूज करेंगे, इसीलिए जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो उसका भी रिलेशन है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में जितनी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक पर हम निबंध सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहला वाला निबंध, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं हिंदी के ऐसे ही क्लासेस आपको देता रहूं तो कमेंट में बस आप लोग सिर्फ लिखना यस 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 सर, ठीक है, यस यस करके लिख देना, मैं आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। कमेंट करने से ये होगा कि मेरे स्टूडेंट कितना ज्यादा एक्टिव हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करके बता देना। तो 3 निबंध आपको मैंने बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे, आखिर क्या क्या लिखना होता है। देखो भैया, सबसे पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ते हुए चलूंगा, आपको ध्यान से समझते हुए चलना, आप समझिए, रटना नहीं है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है यही सेम टू सेम रट के चले जाओ और एग्जाम में लिख दो कॉपी में, ऐसा कंपलसरी नहीं है। थोड़ा चेंज करके अपनी तरफ से भी लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। देखो
पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। जब भी आप किसी निबंध को लिखें, मैं यहां पे बता देता हूं, तो आपको सबसे पहला हेडिंग जो डालना है वो प्रस्तावना डालना है, प्रस्तावना, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में हेडिंग डालना है वो उपसंहार डालना है। कौन सा? उपसंहार। ये दोनों हेडिंग जरूर होना चाहिए। जब आपने प्रस्तावना हेडिंग डाला तो आखिर जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में उसके बारे में लिख देंगे पर्यावरण प्रदूषण है क्या, ठीक है। उसके बाद में प्रदूषण से रिलेटेड कुछ हेडिंग डालेंगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, इसके प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हेडिंग उपसंहार रहेगा। यही गलतियां बच्चे करते हैं, प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं, उपसंहार को नहीं डालते, या फिर डायरेक्ट वो निबंध लिखने लगते हैं, वो प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालते। ये गलत बात है, ठीक है। समझ में आया? मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है। देखो अब सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, खूब प्यारा सा हेडिंग डालना, ठीक है। देखो जो हमें इसमें लिखना क्या, आखिर प्रदूषण है क्या उसके बारे में लिखो भाई। देखो जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए, परिवृत का मतलब घेरे हुए है, हमें जो चारों ओर से घेरे हुए वही तो वही तो पर्यावरण है। देखो जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। मतलब पुराने जमाने में, आज के 100, 200, 300 साल पहले प्रदूषण का नामो निशान नहीं था क्योंकि जनसंख्या कम थी, पेड़ पौधे बहुत सारे थे, जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे के रहने से प्रदूषण कम होता है, ठीक है। पहले ये सब नहीं था। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। मतलब जो औद्योगिक प्रगति हो रही है, बिजनेस लोग कर रहे हैं, पहले मजदूर काम करते थे इंडस्ट्री में, कंपनी में, अब क्या होता है मशीनें काम कर रही हैं, ठीक है। इससे बेरोजगारी भी बढ़ गई है। जो काम पहले मनुष्य करते थे उनको पैसा मिलता था, अपना परिवार चलाते थे, उसके जगह पर मशीनें आ गई हैं, ठीक। तो यही सब चीजें हम आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। अगर पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता गया तो भैया विनाश तय है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम बचेंगे आप बचेंगे, बस, ठीक है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है। भैया अगर हमें स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें स्वच्छ जल यानी कि पानी नहीं मिलेगा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो वही निर्भर है। किंतु यदि ये दोनों ही चीजें दूषित हो जाए तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अगर वायु और जल दोनों प्रदूषित हो जाए तो हम कहां से जिंदा रहेंगे भाई। तो ध्यान दो, पेड़ पौधे लगाओ, प्लांटिंग करो, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो बाद में ये आपके जो बच्चे होंगे, आप जो हैं, आप सभी के लिए नुकसानदायक रहेगा। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब ध्वनि प्रदूषण क्यों फैलता है? शोर के कारण, नॉइज के कारण। तो रॉबर्ट कोच जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन शोर, नॉइज से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डीजे उजे बंद करो थोड़ा बहुत, ठीक है। लगता है वो दुखद दिन अब आ गया है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना हो गया। अगला हेडिंग आपको ध्यान देना है। अगर आप निबंध लिखते समय हेडिंग को बहुत अच्छे से डालते हैं, काम हो गया, ठीक है, सब अच्छा रहेगा। क्योंकि हेडिंग को डालो, ऐसा नहीं हेडिंग डाल के ही चले आओ, आई मीन हेडिंग आप डालो, उसमें लिखो थोड़ा बहुत। प्रदूषण के बारे में नहीं जानते इतना तो आपके पास दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप 12th में, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी दूषित हो रहे हैं। वही सेम चीज, आज जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वही सारी चीजें लिखी गई हैं। इसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 हमें निबंध पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें, तो इतना आपको लिखना है इसके अर्थ में। थोड़ा बहुत और हो सकता है, देखते हैं।
अब प्रदूषण के प्रकार पर आते हैं। देखो भैया, पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, फिर जिस टॉपिक को आप लिख रहे हैं उसके बारे में। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये भी जानते हैं। देखो, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई देता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। देखो वायु प्रदूषण, देखो भैया, वायु प्रदूषण का मतलब वायु प्रदूषित हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इंग्लिश में, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। मतलब कहा जा रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि अगर सीधा सीधा कहा जाए तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए मैं कहता हूं प्लांटिंग जरूर करो। देखो लिखा है सीधा सीधा कि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे, आज जान लो बच्चों, समझे। तो और क्या है, मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहा। मनुष्य बेचारा अज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो अपने ही जीवन को काट रहा है। वो पेड़, हरे पेड़ पौधे को काट रहा है। पेड़ पौधे काटिए, लेकिन जब वो सूख जाए और उसके जगह पर एक दो लगाएं, ठीक है। प्लांटिंग करें, प्लांटिंग जरूरी है। आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं कमेंट कर देना। आपने भी एक भी पेड़ लगाया या नहीं लगाया तो भी कमेंट करो, ठीक है। देखो, जल प्रदूषण, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वो प्रदूषित जल कहलाता है। मतलब जल प्रदूषण भी धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग रासायनिक खाद यूज करते हैं खेतों में, वो बहकर पानी में चला जाता है, पानी में वो खाद चला जाता है और उसी को लोग पीते हैं अज्ञानवश, जिससे जल भी प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण भैया, डीजे लुंगी डांस वाला, ठीक है, डीजे बजाओगे तो ध्वनि प्रदूषण फैलेगा। देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग खूब तेज डीजे बजा के नाचते हैं, डांस, ठीक है, लेकिन तेज अगर ध्वनि प्रदूषण होगा तो इससे आपके जो सुनने की क्षमता है वो भी कम होगी और आपके दिमाग पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। आप देखते होंगे कि बगल में अगर डीजे बज रहा है, ठीक है, तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। चाहे जो बढ़िया वाला गाना लगाओ, भोजपुरी ही लगाओ, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। बस ध्वनि प्रदूषण हो गया। देखते चलो, मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग देखते चलो। देखने से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में जाकर लिख लेंगे। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो कमेंट में पीडीएफ लिख दो, आपको मिल जाएगा। जितना पीडीएफ वाला कमेंट आएगा मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, समझ में आ। चौथा, रासायनिक प्रदूषण। कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया हमारी खेती बहुत अच्छी हो, हमारी जो फसल है बहुत ज्यादा उपज हो उसकी, उसके लिए वो खाद खूब डालते हैं। ये नहीं जानते कि वही खाद आपके फसल को मतलब हानिकारक बना रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, प्रदूषण के कारण। आखिर प्रदूषण क्यों होता है ये देखो। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है। अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती रही, यही सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। सुरसा डायन होती थी, उसी को कहा गया, ठीक है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, लोग पेड़ को काट के वहां पे घर बनाएंगे और अपने हाथ पर ही अपनी कुल्हाड़ी, अपने पैरों पे ही अपनी कुल्हाड़ी मारेंगे। खाने के लिए संतुलन भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है प्रदूषण के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, यहां पढ़ते हैं, पढ़ता हूं, आप लोग समझा करो, ठीक है। देखो,
पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वही उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालिकामय हो गया है, कालिमामय हो गया है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहां का जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों से जहां ऐसे कारखानों का जल मिलता है, वहां दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। विषाक्त का मतलब प्रदूषित, उनमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं बच पाता। नदियों में जहां जहां ऐसे कारखानों के जल मिलते हैं, वहां बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है, उनमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता। मतलब क्या है, ये जो कारखाने आप लोग देख रहे हैं, उससे दूषित जल निकलता है, जो नदियों से जाकर मिल जाता है, समुद्रों से मिल जाता है, तो वहां के जल प्रदूषित हो जाते हैं और वहां पे जो जीव होते हैं वो भी खत्म। ठीक है, ये हो गया प्रदूषण के प्रदूषण। अब प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, प्रदूषण को कैसे रोके, हेडिंग जितना डालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। निबंध में देखो, पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञ, ठीक है, यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है, लेकिन आज इन चीजों का प्रयोग करना कठिन है। यज्ञ की कल्पना आज असंभव है। मतलब जो यज्ञ होता था, बड़े बड़े पंडित जी ओम नमः शिवाय स्वाहा, ठीक है, तो ये सब जो होते थे, इससे जो तेल, जो मान लीजिए घी किसी ने जलाकर किया, तेल जलाकर, कौन सा तेल, तिल का तेल, ठीक है, तो इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। अब वो सब नहीं होता है, ठीक है, सब में अब आरती होती है, वो भी ठीक। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण पर दूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर रहेगा। जितना वृक्ष लगाओगे, जितना पेड़ लगाओगे, उतने दिन तक जियोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और, नदियों की पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल से मृत जीव तथा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां जनसंख्या अधिक ना हो। मतलब कारखाने वहां लगाए जाएं जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या ना हो, नहीं तो हानियां। उपसंहार, लास्ट हेडिंग हमारा इसका, उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए वो भी सुगम हो जाएगा। उपसंहार में आपको सॉल्यूशन ही लिखना है, कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण से बचें। ऐसे लिखोगे अगर आप, तो भैया आपको एग्जामिनर कहेगा 9/9 ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, तो ये आपका पहला निबंध था। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अब दूसरा निबंध हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं वो भी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा निबंध है, इनका नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। साइंस बून आर कर्स, मतलब विज्ञान वरदान या अभिशाप। क्या है विज्ञान? तो पहले प्रस्तावना हेडिंग, वही सेम हेडिंग, सबसे पहला प्रस्तावना। देखो, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही परिचालित है। सब कुछ विज्ञान की देन है। फोन लेकर आप चला रहे हैं, विज्ञान ने दिया। लैपटॉप चला रहे हैं, विज्ञान ने दिया। पीसी यूज कर रहे हैं, विज्ञान ने दिया। ये बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, विज्ञान ने दिया। और कैमरा जिससे हम पढ़ा रहे हैं, वो भी विज्ञान की देन है। ठीक है, सब कुछ विज्ञान ने ही दिया है। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं।
उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं किया जा सकता। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देख सकते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, वही विचार हम करेंगे। विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। आपसे 2 मिनट के लिए मम्मी अगर 1 घंटे के लिए आपका फोन छीन ले, अरे मम्मी फोन दे दो प्लीज, ठीक है, तो यही चीज है साइंस। आज आप फोन के बिना नहीं रह सकते। पहले लोग फोन चलाते ही नहीं थे, तो कितना डिफरेंस है। पहले प्रदूषण कहां से होगा? हमारे फोन से भी रेडियो एक्टिव जो वेव है वो निकलती हैं, जो हमारे आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग यूज करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है, आप बेलिमिट में रहो, समझे। आगे बढ़ते हैं विज्ञान वरदान के रूप में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे विज्ञान वरदान के रूप में क्यों है, फिर हम अभिशाप को समझेंगे, ठीक है। आखिर ये वरदान कैसे है? देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा कंघी, जिससे हमने अभी बाहर अपना सही किया, ठीक है। साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधन को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सब विज्ञान के ही देन है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। मतलब कुछ भी, लाइट, पंखा, पानी, एसी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ विज्ञान की देन है। यहां सब कुछ नहीं लिखा है, सब विज्ञान की ही देन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये लिखा है, एक डायलॉग लिख देना थोड़ा अच्छा रहेगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय, पुरुष आसीन है बंधे नर के करों में, वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, ठीक है। सब विज्ञान, साइंस साइंस साइंस, हर चीज साइंस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हमें सरेंडर करना होगा या तो इससे बचना होगा। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। जैसे किस किस क्षेत्र में विज्ञान वरदान है, आखिर हमारे लिए फायदेमंद क्यों है विज्ञान, वो मैं बता रहा हूं, टेंशन न लेना। यातायात के क्षेत्र में भैया गाड़ी वाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है। गाड़ी आप बाइक लेके जा रहे हैं या कुछ भी लेके जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई, आनंद ही आनंद है। पैदल चलना होता तो इतनी गर्मी में तो हम मर ही जाते, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो सुख सुविधा, यही इंसान को कमजोर बना रही है। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार को भी काया पलट हो गई है। मानव केवल धरती पर ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच गया है। अकाल, बाढ़ लिख देना, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है। मतलब हमारे लिए उपयोगी। अभी मान लीजिए बाढ़ आ जाए, उसमें लोग बह जाएं कुछ लोग, तो हम नहीं, जो पायलट है वो जाएंगे हेलीकॉप्टर से और उन लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, ठीक है, यातायात के क्षेत्र में। दूसरा, संचार के क्षेत्र में, ये वाला फोन, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं, इसके क्षेत्र में बहुत सारे स्टूडेंट तो मजे ही मजे हो गए होंगे कि यार संचार के क्षेत्र में कौन सा वैज्ञानिक था जिसने फोन का आविष्कार किया, उसकी पूजा की जाए, हैं? संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये रहा वो जिसके बिना हम नहीं रह सकते। दूर मुद्रक, टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में भी चमत्कार कर दिया है, ये संचार के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा, दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मानव की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों में समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्या औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है समस्त, ठीक है। मतलब लाइट, हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन से, ठीक है, उसके बाद में
वो प्रेस करते हैं, करवाते हैं, ठीक है। खाना पकाते हैं, बढ़िया वाला गैस है, ठीक है। सर्दियों में गर्म जल, ठीक है, सर्दियों में गीजर और गर्मियों में फ्रिज, ठीक है। कितने मजे ही मजे हैं लाइफ के, ठीक है। उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों में ये हमारे समान रूप से रक्षा करती है, विज्ञान है। गर्मी लग रही है एसी चला लो, ठंडी लग रही है हीटर, ठीक है। कितना मजा है, मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो यही सुख सुविधा हम लोगों को मिली है। तीसरा, संचार के क्षेत्र में, ये तो हो गया शायद, हाँ संचार के क्षेत्र में हो गया। आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में भी हो गया। ये देखो चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ ये ठीक है भाई, स्वास्थ्य, आज बीमार पड़ते हैं तो फट से डॉक्टर के पास गए, सही हो गए। पहले लोग बीमार पड़ते थे तो लाते थे उनको, क्या कहते हैं उनको, जो दवाई करते थे, भूल गए, ठीक है। वो लोग उनकी दवा करते थे, ठीक है। पता नहीं कितने दिन में वो सही हुआ, आज एक गोली खाया सही, ठीक है। तो ये है हकीम, जिसको बोलते हैं हकीम, ठीक है। मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, टीबी, क्षय रोग, हृदय रोग एवं अन्य जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। भीषण रोगों के लिए आविष्कृत टीकों से इन रोगों की रोकथाम संभव हुई है। प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण आदि उपायों से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जा रही है। यही नहीं, इससे नेत्रहीनों को नेत्र, मतलब जिनके पास आंख नहीं है उनको आंख, कर्णहीनों को कान, जिनके पास कान नहीं है उनको कान, और अंगहीनों को अंग, और जिनके पास अंग नहीं उनको अंग देना भी संभव हो गया है। ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। टीबी, कैंसर सबकी दवा आ गई है, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। हमें 3 पढ़ना है, समय भले ही थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से समझना, पूरा समझना। देखो, औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानी भैया करी है, किसानी सैया दूर से निहार, ठीक है। लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो चुका है तो वो सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान किए। छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। पहले क्या करते थे, बैल 2 ले लेते थे और हल, उसी से खेत को जोतते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, ट्रैक्टर चला दिए, काम हो गया। तेल ही तो लगना है, लगा देंगे भाई, ठीक है। बहुत पैसा है आपके पास। 6 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में, ये तो हो गया साथ नहीं। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रचार प्रसार में बड़ी सफलता मिली है। कंप्यूटर के विकास में भी तो क्षेत्र ने क्रांति ला दी है। मतलब प्रिंटर है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में बुक्स मिल रही है सस्ते दामों पर, ठीक है। सब इसकी देन है। मनोरंजन में भैया, एंटरटेनमेंट, ठीक है। देखो, चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया। टेप रिकॉर्डर, VCR, VCD आदि इस दिशा में क्रांति ला दी है और मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ करा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। मतलब हमें मैच देखना है, हमने अपना LCD ऑन किया और मैच देखने लगे, मजा ही मजे हैं, ठीक है। तो यही चीजें हम लाइव देख रहे हैं, क्यों पैसे खर्च करें, ठीक है। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में क्यों? अभी हमने जाना विज्ञान वरदान है भैया, पढ़ाई में, कृषि में, स्वास्थ्य में, संचार में, सब में। लेकिन अब ये अभिशाप क्यों है, ये नुकसानदायक क्यों है? देखो, विज्ञान का क्योंकि हेडिंग था विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वरदान को हमने समझ लिया वरदान के रूप में, अभिशाप के रूप में समझते हैं। विज्ञान का एक और पक्ष भी है, विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी और आसुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रकृति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होने से ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबल विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वो दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था।
स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है, अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। देखो, मैंने विज्ञान जो अभिशाप है उसका एक एग्जाम्पल दिया था, करंट, लाइट, उसको छूने से लोग की मृत्यु हो रही है, बस के नीचे या गाड़ी के नीचे आने से एक्सीडेंट के जरिए लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत बड़ी समस्या है, विज्ञान ने देशों को एटम बम, परमाणु बम प्रोवाइड करा है, गन प्रोवाइड करा है, ठीक है, बहुत सारे और भी बम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तोप है, मिसाइल है, वो सब प्रोवाइड कराए हैं, जिससे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है अपने लिए, मतलब अपने देश को बढ़ाने के लिए, दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है। क्या लेके आए हो, क्या लेकर जाओगे, ठीक है, मतलब आदमी क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, क्यों दूसरों के ऊपर आक्रमण करना, वो भी जिंदगी जी रहे हैं अपनी। बहुत सारे युद्ध आप लोग सुनते होंगे, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। अगर विज्ञान ना होता तो ये बम, एटम बम, ये सब नहीं होते और आज युद्ध ही नहीं होता। तो कितनी बड़ी अभिशाप है विज्ञान, ये भी समझ लो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और है, विध्वंसक साधनों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से विज्ञान ने मानव का अहित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथात्मक होता है। इस दृष्टिकोण के विकसित हो जाने के परिणाम स्वरूप मानव हृदय की कोमल भावनाओं एवं अटूट आस्थाओं को ठेस पहुंची है। विज्ञान ने भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म एवं आध्यात्म से संबंधित विश्वास थोथे प्रतीत होने लगे हैं। मानव जीवन के पारस्परिक संबंध भी कमजोर होने लगे हैं। मानव भौतिक लाभ के आधार पर ही सामाजिक संबंधों को विकसित करता है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया। एक हेडिंग रहेगा प्यारा सा, ये भी आप पढ़ लेना, मैं साइड में हो जाता हूं। देखो, कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विज्ञान का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है। मतलब विद्युत जो है, वही चीज जो मैंने बताया था, कितने अच्छे से लिखा गया है। विद्युत विज्ञान का प्रदत्त महान देन है, परंतु विद्युत का एक झटका, मामूली सा झटका, करंट लगने से वो उसकी लीला ही खत्म हो जाती है इंसान की। विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं। इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। वही चीज एक्सीडेंट वाला। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में फंस चुका है। ठीक है, अगला हेडिंग उपसंहार। इस निबंध का भी लास्ट हेडिंग है ये, देखो। इसके बाद एक निबंध और है, उसको भी पढ़ेंगे। देखो, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। मतलब आप लाइट यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लाइट अगर आप अच्छे से यूज करेंगे ठीक है, अगर कहीं गलती हो गई भैया काम खत्म। तो आपके पास तलवार है, आप चाहे तो उससे अपनी रक्षा करें और चाहे तो उससे अपना हाथ काट लें। ठीक है, विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि के समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणुशक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं द्वारा उन्मुक्त कर सकता है। बड़े बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लभ पर्वतों पर मार्ग बनाकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल वाहनों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में का उपयोग हो सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और एक लाइन होना चाहिए जो शायद यहां पे नहीं है। चलो आप लोग इतना समझ गए। ठीक है, तो ये उपसंहार है दूसरा निबंध। एक और निबंध जो मैंने बताया था उसको भी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट निबंध। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट निबंध है, इनका नाम है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। मतलब इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, पॉपुलेशन। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस समस्या पे आपको निबंध लिखना है। देखो प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 ईस्वी में आप विभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। आज के लगभग 90 साल पहले, ठीक है, 90 ईयर एगो, भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। वो भी आप विभाजित भारत की जनसंख्या, मतलब इंडिया पाकिस्तान सब एक ही में थे। ठीक है,
तब 20 करोड़ थी। आज सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर आपको एग्जैक्ट पता तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। पहला, सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ती है तो भैया जमीन तो उतना ही रहेगा, जमीन नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। सीमित भूमि, लिमिटेड भूमि, ठीक है, और सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति होती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाता है। यह है प्रस्तावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, आखिर क्या समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। देखो, विनोबा जी ने कहा था जो बच्चा दशा लज्जा का विषय बन चुका है, सॉरी ये नहीं, ये थोड़ा सा समझना। विनोबा जी ने कहा था जो बच्चा, ठीक है, इसको कट कर देना, जो बच्चा, उन्होंने कहा था जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर वो एक मुंह लेकर पैदा हुआ तो उसके पास दो दो हाथ हैं, ठीक है, लेकर आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बड़ी मशीनें और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो मशीनें आई, जो कारखानों में, और जो कंप्यूटर आए, इससे लोगों का रोजगार जो है वो कम हो गया। मैंने पहले बताया था। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या, ठीक है। आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है। मतलब पूरे विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% ये क्षेत्रफल, एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जबकि यहां की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। और जो पूरे विश्व की जो 100% वाली जनसंख्या है उसमें 17% जनसंख्या सिर्फ भारत की है। यानी कि जनसंख्या 17% और क्षेत्रफल सिर्फ 2.4%। ये क्या, भूमि की कमी, क्षेत्रफल जनसंख्या ज्यादा, अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग उनसे प्राप्त भूमि पर खेती करने जा रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग जंगलों के पेड़ों को काटेंगे और उस पर खेती करेंगे, ताकि खेती करके वो फसल पैदा कर सके और उसको खा के अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ती रही तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है? देखो, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने पर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। मतलब पहले क्या होता था, जो पति पत्नी है वो 25 वर्ष की उम्र तक रह सकते थे साथ में, उसके बाद वो लोग अध्यात्म और लोगों की सेवा करते हुए उनके जीवन बीतता था। अब भैया जब साथ में रहेंगे नहीं तो बच्चे कहां से होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वो हम ही लोग तो हैं। मतलब हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, मतलब जो जो शादीशुदा है वही लोग हैं, ठीक है। हम भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यही चीज है कि एक लिमिट में, बहुत सारे लोगों के पास 4-4, 5-5 लड़के, 8-8, 10-10 लड़के रहते हैं। नहीं भैया, उतना ही बच्चे हों, उतने ही बच्चे होने चाहिए जितने का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे शिक्षा और सारी चीजें बहुत अच्छे से आप देख सकें, ठीक है। हम दो हमारे दो, यही वाला नियम होना चाहिए, ठीक है। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिससे व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। मतलब पहले जमाने में 100 साल की अगर उम्र है तो 25 साल की उम्र गृहस्थ आश्रम के लिए थी, बाकी सब समाज सेवा के लिए थी, ठीक है। समझ में आया? तो यही चीज है, पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया। अब तो दिन भर घर पे ही बैठे रहते हैं भैया, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रमों में रहते थे, जहां प्रकृति के निकट
संपर्क से उनमें सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवा अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गृहस्थ भी बने रहते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। मतलब पहले जो यंग लोग थे वो 25 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में थे अपनी पत्नी के साथ, तो बच्चे होने के चांसेस कम थे। अब क्या लिखा है देखो, लिखा है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आज व्यवस्था आश्रम वाली व्यवस्था तो है नहीं, कहीं आश्रम नहीं है ज्यादा, ठीक है, बहुत कम ही मिलेंगे देखने को। लोग युवा अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मतलब शादी होने से लेकर जब तक मरेंगे नहीं तब तक साथ में ही रहेंगे, ठीक है। तो जिससे संतान उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हो और उससे संतान उत्पत्ति ज्यादा होगी, ठीक है। साथ में रहेंगे भैया तो संतान उत्पत्ति के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप समझदार हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, कैसे आप जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। मतलब अगर आप संयम रहेंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तभी जनसंख्या नियंत्रित होगी। ऐसा नहीं कि आपकी शादी हुई और शादी से लेकर मृत्यु तक आप घर में ही बने रहे साथ में, ठीक है। मतलब साथ रहे, लेकिन मेरे कहने का मतलब दूसरा, इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया। मतलब अब जो अर्थ है, जो काम वासना है, वही जीवन का जो है लक्ष्य बन गया है। और इसको भड़का कौन रहे हैं, इसको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? फोन, स्मार्टफोन। क्योंकि स्मार्टफोन में आप रील्स देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो कहीं तो अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और कहीं कहीं आपको एडल्ट चीजें भी देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है, काम वासना को। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे। वही चीज जो मैंने बोला, ठीक है। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी ही वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रों से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्याय पर विशेष बल देना होगा। इंग्लिश बहुत कम पढ़ के आप लोग संस्कृत, हिंदी ये सब पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों की होड़ में सम्मिलित होने का मोह त्याग कर अपने देश उद्योग धंधे, हस्तशिल्प आदि को पुनः जीवन दान देना होगा। भारी उद्योग उन्हीं देशों के लिए उपयोगी है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, अतः कम हाथों से अधिक उत्पादन के लिए भारी उद्योगों की स्थापना की जाती है। भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में लघु कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हाथ के कारीगरों को अपनी प्रतिभा के प्रकटीकरण एवं विकास का अवसर मिल सके। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अभी थोड़ा और आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हाथ के कारीगर को अपनी प्रतिभा का मिल सके। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी परिवार का आधार बनाया जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतति निरोध का कड़ाई से पालन कराना जाना चाहिए। मतलब जो संतति निरोध होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार माध्यमों पर प्रभावी नियंत्रण के द्वारा सात्विक, शिक्षाप्रद एवं नैतिकता के पोषक मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्रामों में सस्ते स्वस्थ मनोरंजन के रूप में लोकगीत, लोक नाट्य, नौटंकी, रासलीला, स्वांग ये सब, कुश्ती, खो खो आदि की पुरानी परंपरा को नए स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता, जो जैसे ये सारी चीजें होनी चाहिए। फोन से ज्यादा आप लोगों को नौटंकी, नाट, रासलीला ये सब देखना चाहिए। कबड्डी खेलना चाहिए, ठीक है। कुश्ती जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कुश्ती दूसरी चीज है। खो खो जो लड़कियां खेलती हैं, यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की और खो खो हो जाता है, दोनों में 5-6 लड़कियां रहती हैं। लड़के भी खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां हार्ड नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखो, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से भी ग्रामीण और अशिक्षित जनता को भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए।
लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बस हो गया भाई, ठीक है। तो ये था आपका निबंध। देखो, हमने सारी चीजें देखी। हेडिंग जितना मैंने डाला है उसी के अकॉर्डिंग डालना है। वर्ड जितना दिया जाए आपको उतना ही लिखना है। देखो, मैं स्टार्टिंग में चल रहा हूं, अभी समझाऊंगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला फर्स्ट वाला निबंध है, ठीक। ये तो यही मैंने कहा कि ये 3 हेडिंग आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर दूसरा आ गया तो क्या हुआ, मैंने आपको हेडिंग्स बता दिए क्या क्या डालना है, कैसे करना है, तो आप किसी भी निबंध को बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लास थोड़ी सी लॉन्ग थी, ध्यान से देखा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आज का इंटरेस्टिंग क्लास यहीं फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को करना लाइक, चैनल पर चैनल को करना सब्सक्राइब। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।